हाय दोस्तों, आज का अपना चैप्टर है सौरमंडल के ग्रहों के बारे में। सौरमंडल के ग्रह की गतियाँ, उनका घूर्णन और परिक्रमण और व्यास। सौरमंडल के जो पिछले वीडियो और ब्रह्मांड के सारे पिछले वीडियो आप ध्यान से देखोगे, उसके बाद में ये इसमें से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो इसके लिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको हम टेबल के ज़रिए समझेंगे और एक एक चीज़ इसके क्लियर करेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव में जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सौरमंडल का सूर्य का जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो है पहला बुध ग्रह। बुध ग्रह का जो व्यास है वो है 4848 किलोमीटर, और जो इसकी परिभ्रमण, इसको अन्य नामों से घूर्णन, रोटेशन और कई सारी दैनिक गतियाँ के नामों से जाना जाता है। यानी कि बुध का जो घूर्णन गति है वो है 58 दिन की। ठीक है दोस्तों, इसकी जो परिक्रमण गति है वो है 88 दिन की, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। नो, बुध का कोई उपग्रह नहीं है क्योंकि सौरमंडल में दो ही ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। दूसरा आता है अपना शुक्र, वेन्स। शुक्र और बुध जो सूर्य के सबसे पास के नज़दीक के ग्रह हैं वो है बुध और शुक्र। इसका जो व्यास है, व्यास समझ रहे हो ना आप? ग्रह का जो एक गोलाकार पिंड का व्यास होता है, तो सारे ग्रह गोलाकार पिंड है, तो इसका जो व्यास है वो है 12104 किलोमीटर, यानी कि 12104 किलोमीटर। उसके बाद में आता है पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के दो व्यास हैं। पृथ्वी के दो व्यास क्यों हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्स पे झुकी हुई है इस तरह, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। एक भूमध्य रेखीय व्यास, जो इसका भूमध्य रेखीय व्यास है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि ध्रुवों से, दोनों ध्रुवों से पृथ्वी चपटी है। जो इसका ध्रुवीय व्यास है वो है 12756। ये है ध्रुवीय व्यास, जो भूमध्य रेखीय व्यास। भूमध्य रेखीय व्यास जो है भूमध्य रेखा के ऊपर जो अगर इस व्यास को नापा जाता है तो वो है 12700 किलोमीटर, और अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक अगर इसका व्यास नापा जाता है तो वो है 12714 किलोमीटर। दोनों व्यास में लगभग 42 या 43, कई पुस्तकों में आपको 43 मिल सकता है इसका डिफरेंट, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि पृथ्वी के ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय व्यास में क्या अंतर है, या दोनों अलग अलग पूछ सकता है, एक भी पूछ सकता है, कोई सा भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो सूर्य के सबसे चौथा, जो सूर्य के सबसे पास में है, उसको बोलते हैं मार्स, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की बात करेंगे तो इसका जो व्यास है वो है 6796 किलोमीटर। और पृथ्वी का एक चैप्टर है क्या था, पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है, गुणन गति बोलते हैं इसको, दैनिक गति बोलते हैं इसको, या इसको रोटेशन 3-4 इसके नामों से पुकारा जाता है, वो है लगभग 23.9, यानी कि लगभग 23 घंटे 46 मिनट के अंदर ये अपनी एक गुणन गति करती है। उसी के अनुसार पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं, लगभग इसको 24 घंटे का एक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, सौर वर्ष है पृथ्वी का 365 दिन, सभी को पता है। 365 से 1/4 दिन होते हैं, यानी कि 365 दिन और लगभग 6 घंटे में ये अपना परिक्रमण काल जो सूर्य के चारों तरफ पूरा कर लेती है। उसी से पृथ्वी पे वर्ष और ऋतुओं का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, चौथा ग्रह बात करेंगे मंगल की, मार्स की। मार्स का जो व्यास है 6796 किलोमीटर, और इसका जो रोटेशन, परिभ्रमण गति या इसको घूर्णन गति बोलते हैं, वो है 24.6 घंटे, यानी कि ये पृथ्वी से ज़्यादा टाइम लेता है मार्स इसका
लगभग 25 दिन में, आप इसको 25 दिन बोल सकते हो या 24 दिन 12 घंटे में लगभग ये अपना गुणन अपने एक्स पे गुणन कर लेती है। ठीक है दोस्तों, अब आती है परिक्रमणन। मंगल ग्रह जो अपना ऑर्बिट है, कक्ष है, उसके अनुसार सूर्य का चक्कर लगा लेता है 687 दिन में, 687। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो मंगल ग्रह पे एक साल की अवधि होती है वो होती है 687 दिन। उसके बाद आता है बृहस्पति, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब बड़ा ग्रह इसका आप अनुमान लगा सकते हैं इसका व्यास कितना है। ठीक है दोस्तों, इसका व्यास है 1,42,984 किलोमीटर। इसका जो व्यास है वो पूरे सौरमंडल में अद्वितीय है, इसके कोई मुकाबले कोई ग्रह नहीं है, ये सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका व्यास है 1,42,984 किलोमीटर। पृथ्वी का 12,700 आप 56 लगा के चलो भूमध्य रेखा के व्यास को, उससे आप अनुमान लगा सकते हो इसका कितना बड़ा है और कितना गुना है। अब बात आती है इसकी घूर्णन गति की। अपने अक्ष पे कैसे रोटेशन करता है बृहस्पति, वो है सबसे कम समय में। ये रिकॉर्ड हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बृहस्पति के नाम रिकॉर्ड है कि ये इतना फास्ट घूमता है अपने अक्ष पे कि लगभग 10 घंटे में ये दिन रात का जो दैनिक गति है वो पूरी कर लेता है। यानी अपने अक्ष पे लगभग 10 घंटे में ये घूम लेता है, और जो इसका गुणन गति है वो 10 घंटे में पूरा कर लेता है। यानी कि एक और दिन रात के जो बीच में डिफरेंट एक और दिन और रात होता है वो 10 घंटे का होता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं परिक्रमण की। दोस्तों, हमारे पृथ्वी पे एक वर्ष में होता है 365 दिन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक वर्ष में होता है 11.9 साल, यानी लगभग आप इसको 12 वर्ष भी कह सकते हैं। यानी 12 वर्ष पे ये अपने ऑर्बिट में अपने कक्ष में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा पाता है, और इसीलिए यहाँ पे एक साल का जो पीरियड है वो है 12 साल का। पृथ्वी के 12 साल के बराबर में बृहस्पति का एक साल होता है, एक वर्ष होता है। इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, परिक्रमण गति से जो साल का जो निर्माण होता है, सौर वर्ष बनता है, उसी के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी का जो 12 साल है उसी के लगभग यहाँ पे एक साल होता है। अगर हम बात करेंगे कि पृथ्वी पे अगर 12 साल अगर ख़त्म होते हैं तो वहाँ पे एक ही साल ख़त्म होता है बृहस्पति पे, सोलर सिस्टम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, शुक्र का भी कोई ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, सॉरी। पृथ्वी की बात करते हैं तो एक इसका उपग्रह है, वो है मून। ठीक है दोस्तों, एक ही सैटेलाइट है पृथ्वी के, उपग्रह है, वो है मून। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिवोस। फोबोस और डिफोस। और जो सबसे छोटा सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह वो है डिमोस। फोबोस और डिमोस। जो डिमोस है उसका रिकॉर्ड है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो मंगल ग्रह का एक रिकॉर्ड है जो उसका उपग्रह है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। ठीक है दोस्तों, बृहस्पति का रिकॉर्ड देखा इसका, क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा है। यहाँ पे 12 साल के बराबर एक साल होता है पृथ्वी के 12 साल के बराबर, और इसके एक और रिकॉर्ड है 67, सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह। इसमें एक पढ़ा था पिछली, और दोबारा पढ़ लेता हूँ, गेनीमिड जो उपग्रह इसका वो सबसे बड़ा उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ईस्टर्न दूरी के क्रम में सारे मैंने जो ग्रह लिखे हैं वो दूरी के क्रम में छठा सबसे दूर है, सूर्य से सबसे दूर 6 नंबर का जो ग्रह है वो शनि ईस्टर्न। इसका जो व्यास है वो बृहस्पति से कम है, क्योंकि ये इससे छोटा है। 1,20,536 किलोमीटर इसका व्यास है, और ये भी लगभग 10 घंटे में, यानी कि इसका 10.10 घंटे के लगभग ये अपना घूर्णन गति कंप्लीट कर लेता है। ठीक है दोस्तों, जो दैनिक गति है वो 10.6, यानी कि 10.5 घंटे के अंदर अंदर ये अपना रोटेशन कर लेता है।
ओके गाइज, परिक्रमण गति, ये क्योंकि जो 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 सूर्य से दूर जाती है वहाँ की जो वार्षिक गतियाँ हैं, परिक्रमण गतियाँ हैं, और जो ऑर्बिट में कक्षा लगाने की जो दिन है वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सूर्य से जितने दूर अगर कोई ग्रह होगा वो उतनी ही दिनों में चक्कर लगाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात, अगर टेबल से अपन इसको याद करेंगे तो ये क्रमवार बढ़ता जाएगा, परिक्रमण काल बढ़ता जाएगा। रही बात रोटेशन की, दैनिक जीवन की, तो इसका अलग नियम है। ये ग्रेविटी के अनुसार गुणन गतियां कर रही है और ये दूरी के अनुसार गुणन गतियां कर रही है, वो परिक्रमण गतियां कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो गुण 30 साल यानी कि लगभग 30 साल मान लो आप इसको, 30 वर्ष पृथ्वी के 30 साल के बराबर एक साल होते हैं यहाँ पे शनि पे, और शनि के 62 उपग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, सातवां जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है अरुण। अरुण को हम यूरेनस भी बोलते हैं, और ये सातवां सबसे बड़ा ग्रह है, और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, तीसरा नंबर सबसे बड़ा ग्रह, और सातवां सूर्य से दूरी है 7वें नंबर पे। इसका जो व्यास है वो है 51,148, और इसकी जो दैनिक गति है, दिन और रात की जो बनने की गति है, समय है वो 17.3 घंटे। ठीक है दोस्तों, यानी कि 17.5 घंटे में लगभग ये यहाँ पे दिन और रात होते हैं। अब इसका और है, देखो आप, ये 84 वर्षों में पृथ्वी के 84 वर्षों के बराबर वहां पे एक साल होता है। ठीक है दोस्तों, 84 वर्षों में पृथ्वी के अनुसार 84 साल में एक परिक्रमण गति करती है। अगर कोई वहां पे एक साल गुजार लेता है, कहीं आपने हॉलीवुड फिल्में देखी होगी, इस पे कई हॉलीवुड फिल्में बनी है कि कोई जैसे दूसरे प्लेनेट पे चल जाता है और वहाँ पे 2 घंटे भी निकाल देता है, वापस पृथ्वी पे आता है, तो उसके बराबर के साथी, उसके जो भाई है, दोस्त है, वो बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। यानी कि 84 साल एक साल के बराबर होता है वहाँ पे। जो हमारी पृथ्वी के 84 साल है वहाँ का एक साल है। अरुण, इसके 27 उपग्रह है। वरुण है, इसका व्यास है 49,100 किलोमीटर, और इसकी जो दैनिक गति है, घूर्णन गति अपने एक्स पे, वो है 16.1 घंटा, यानी कि लगभग 16 घंटे, और आप इसको 10 मिनट लगा सकते हो इसमें। ये अपना गुणन या दैनिक जीवन की जो गति वो दैनिक गति कर लेता है। अब इसका एक और रिकॉर्ड है, 164 साल। पृथ्वी के 164 साल बराबर उसका एक साल होता है, एक वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, 164 साल अगर पृथ्वी पे 164 साल समय बीत जाएगा, उस समय इस प्लेनेट पे एक साल खत्म होता है। स्पीड धीरे नहीं है इसकी, स्पीड वही है, लेकिन इसका चक्कर यह है कि यह सूर्य से इतना दूर है, सबसे लास्ट ईयर है वो, लास्ट पे है, छोर पे है, ये सौर मंडल के सबसे लास्ट वाला प्लेनेट है, तो इसको इतना टाइम लगा देता है। जैसे आप एक ग्राउंड है, अगर इसकी दौड़ करोगे, इसके पास में करोगे केंद्र बिंदु, तो जल्दी पूरा होगी। अगर आप उससे 500 मीटर दूरी से राउंड मारोगे तो उसमें और भी समय लगेगा। उससे मान लो आप 2 किलोमीटर दूर से राउंड मारोगे तो उसमें और भी समय लगेगा। यानी कि परिधि व्यास के अनुसार होती है, परिधि व्यास के अनुसार बढ़ती जाती है। 184 वर्षों में यहाँ का एक दिन होता है। ठीक है दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने 3-4 वीडियो डाले थे। उस चैप्टर में पढ़े थे हमने सौर मंडल और ब्रह्मांड के बारे में, और आज का जो चैप्टर है वो है ग्रहों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो नीचे के 3 पॉइंट मिटा देता हूँ मैं, समझाने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, सौर मंडल की खोज ऑब्जेक्टिव आप इस वीडियो से कम 100 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। एग्जामिनर 100 वीडियो वो 100 ऑब्जेक्टिव इसमें से बना सकता है, और आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव निकालने हैं। अगर आप थ्योरी से समझोगे तो कई ऑब्जेक्टिव निकल जाते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन वाइज समझेंगे तो मुश्किल से 10 और 20 क्वेश्चन ही समझ पाओगे, इससे आप कई ऑब्जेक्टिव निकाल पाओगे। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस। कोपरनिकस थे, बेल्जियम।
बेल्जियम के रहने वाले थे। इन्होंने सौरमंडल की खोज की थी 1543 में। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था सूर्य केंद्री तो, यानी कि इसको हेलियोसेंट्रिक, हमने पढ़ा था हेलियोसेंट्रिक। ठीक है दोस्तों, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, यानी कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो सूर्य है। पहले उसने निकोलस टोल्मी ने जो अवधारणा दी थी कि ब्रह्मांड का जो केंद्र पृथ्वी है, उसको इसने रिजेक्ट करके एक सिद्धांत दिया था सूर्य केंद्र, यानी सूर्य ही केंद्र है ब्रह्मांड का। उस टाइम पे भी इन लोगों को मंदाकिनी और ब्रह्मांड के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, ना खोज कर पाए थे, इसलिए इन्होंने सौरमंडल को ही सारी दुनिया मान ली थी। उनको उस टाइम पे इतना पता नहीं था, इसलिए सौरमंडल को ब्रह्मांड मान लिया गया था। ये 20वीं शताब्दी तक सौरमंडल को ही पूरी दुनिया मानते थे। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है ग्रहों की गति का नियम। ग्रहों की गतियां ठीक है दोस्तों, जितने भी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, उन गतियों का नियम जो इन्होंने ग्रहों की गतियों का जो नियम दिया था वो था जॉन केपलर। ठीक है दोस्तों, जॉन केपलर, इन्होंने ग्रहों की गतियां, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की ग्रेविटी के अनुसार इसकी परिक्रमण कर रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ग्रहों की गतियों का नियम, ग्रहों की गतियां की खोज किसने की थी, या ग्रहों की गतियों का जो अवधारणा दी थी वो किसने दी थी, जॉन केपलर। ठीक है दोस्तों, जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं, सौरमंडल की खोज और ग्रहों की गतियों की खोज, जॉन केपलर। आकाशगंगा की खोज हम पिछले वीडियो की चर्चा कर रहे हैं, इसमें पिछले बता चुके हैं हम इसके बारे में। सर्वप्रथम आकाशगंगा की खोज की थी विलियम हर्शेल ने। (1805) में इन्होंने, ये थे ब्रिटेन के। हर चीज़ को मैं वैज्ञानिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं से बन सकते हैं। विलियम हर्शेल कहाँ के निवासी थे, आकाशगंगा की स्टार्टिंग में खोज किसने की थी, विलियम हर्शेल, और 805 में। लेकिन इन्होंने एक चीज़ खोज नहीं पाए कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी गैलेक्सी है या इसके अलावा भी कई सारी गैलेक्सियां हैं। तो इन्होंने सिर्फ अपनी जो मंदाकिनी है उसके बारे में चर्चा की कि जो सूर्य है वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, और ये सिर्फ एक जो गैलेक्सी है हमारी उसके कोने में स्थित है सौरमंडल। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इनको भी अभी तक यही नहीं खोज पाए थे, सिर्फ इनका जो नॉलेज थी, इनकी जो खोज थी वो गैलेक्सी तक थी। उसके बाद में होता है कॉस्मोस, ब्रह्मांड। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड की खोज, इन्होंने पूरे ब्रह्मांड की खोज की, वो थे पी हब्बल, अमेरिकन थे। 1925 में इन्होंने पूरे ब्रह्मांड की खोज कर ली, और उन्होंने पाया कि पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सियां हैं, और हमारी गैलेक्सी उन 100 अरब गैलेक्सियों का ही एक भाग है। और हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी के अलावा ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सियां हैं, और काफ़ी सारी इन्होंने ब्रह्मांड की अब तक की लास्ट जो खोज है वो है गैलेक्सियों के बारे में, अंतता के बारे में, पी हब्बल की जो 1925 में हो पाई थी आकाशगंगाएं, उसके अलावा अभी तक नहीं खोज पाए हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्लॉकवाइज समझ रहे हो आप, सूर्य के चक्कर लगाने की जो प्लेनेट की क्लॉकवाइज ये घड़ी होती है। घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे चलती है दोस्तों, ऐसे। यानी कि क्लॉकवाइज इसे बोलते हैं। क्लॉकवाइज दो ही ग्रह हैं, एक तो शुक्र
और दूसरा है अरुण, अरुण और शुक्र, 1 और 2, दो ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज करते हैं। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार, सुई की घड़ी की सुई ऐसे चलती है। और एग्जाम में क्लॉकवाइज के अलावा पूछा जाता है वो है जो शुक्र और अरुण है पूर्व से पश्चिम की तरफ अपना सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की तरफ इनकी जो घूर्णन गतियां, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और इनकी जो घूर्णन गतियां वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, वो सॉरी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे सूर्य इधर से निकलेगा पश्चिम से, यानी कि सूर्योदय पश्चिम में होगा और सूर्यास्त पृथ्वी पे जो होता है उसका उल्टा होता है। यहाँ पे सूर्यास्त पूर्व में होएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 ऐसे ग्रह शुक्र और अरुण जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। बाकी जो ग्रह हैं, बाकी जो 6 ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ, जैसे पृथ्वी भी सूर्य है, अगर पृथ्वी, ठीक है दोस्तों, तो पश्चिम से पूर्व, यहाँ पता है पृथ्वी पे सूर्योदय कहाँ होता है? पूर्व में। ठीक है दोस्तों, सूर्योदय पूर्व में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। इसका कारण है जो पृथ्वी की जो गति है, घूर्णन और परिक्रमण गति, वो है बाकी जो जितने भी ग्रह उनकी है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि जैसे गति है उसी का उल्टा सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। यानी अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है तो सूर्योदय होगा पूर्व में और सूर्यास्त होगा पश्चिम में। ठीक है दोस्तों, घनत्व की बात करते हैं। घनत्व, डेंसिटी, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला है, सबसे अधिक वो है पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है सौरमंडल का। दूसरे नंबर पे आता है बुध। ठीक है दोस्तों, सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो है शनि, यानी कि शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है और सबसे अधिक वो है पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, इसके जो बाकी अलग अलग ग्रह के बारे में अलग अलग वीडियो लेके आएंगे और आपको प्रत्येक ग्रह के बारे में समझाएंगे, क्या क्या नाम दिया गया है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे 8 ग्रह हैं उनके अलग से वीडियो लेके आएंगे। प्लीज़ दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं वो तो आप निकालो, बाकी थ्योरी से समझना एक अच्छी बात है। थ्योरी से समझोगे तभी आप ऑब्जेक्टिव निकाल पाओगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।